पुनः आपकी सेवा में उत्तर प्रदेश विशेष श्रृंखला की अगली कक्षा लेके उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि अब मैं आपको उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक परिदृश्य पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सांस्कृतिक परिदृश्य। तो इस क्रम में मैंने आपको पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश की कला से शुरुआत किया था। कहाँ शुरुआत किया था? कला से। और मैंने क्या कहा था? कला जो होती है वो दो तरह की होती है। क्या कला है? ये दो तरह की होती है। पहली कला संगीत कला, दूसरी कला नृत्य कला। कौन सी कला? नृत्य कला और संगीत कला। नृत्य कला के बारे में मैंने कल आपको जानकारी दी थी। आज का विषय संगीत कला। क्या विषय है? संगीत कला। तो ध्यान देंगे, संगीत कला को जानने से पहले, यहाँ तक कि पूरे इस सांस्कृतिक चैप्टर को जानने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको जाननी बहुत ही आवश्यक होती हैं, और वो मैं आज पहले आपका परिचय करूँगा, फिर आगे बात को लेकर बढ़ूँगा। आप हमारे साथ देखेंगे, क्रमशः हम पढ़ेंगे। पहले कला, फिर उत्सव, फिर मेले, फिर पर्व, फिर चलचित्र। चलचित्र यानी फिल्म। हम इन लोगों का एक क्रम से अध्ययन करेंगे। देख पा रहे होंगे आप लोग हमारे साथ में। तो ध्यान देंगे, जब हमारे उत्तर प्रदेश में ये लगा कि अब उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति बहुत ही विहंगम है, बहुत ही विस्तृत है, इसका बहुत प्राचीन साक्ष्य है। कई सारे इतना बड़ा हमारा प्रदेश है कि कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वाणी, यानी हर एक कोस जाने पे यहाँ का पानी बदल जाता है, और 3 कोस आप चल रहे हैं तो वाणी बदल जाती है। तो इतना कला के लिहाज से यहाँ विविधता है, इतना यहाँ पे क्या कहते हैं वेरिएशन है, कि उसको देखते हुए ये फैसला किया गया एक विभाग ही बना दिया जाए तो संस्कृति और कला का क्या करे? विकास करे। तो संस्कृति विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? संस्कृति विभाग। कब बनाया गया? 1957 में। कब बनाया गया? 1957 में एक विभाग ही बना दिया। क्या बना दिया गया? संस्कृति विभाग। फिर क्या किया? इस विभाग को क्या किया गया? विस्तार किया गया। क्या किया गया? विस्तार किया गया। और क्या कहा गया कि ये विभाग जो है ये जिला स्तर और मंडल स्तर, या जिला स्तर और मंडल स्तर पर काम करेगा। क्या कहा गया? यह विभाग जिला स्तर और मंडल स्तर पर काम करेगा। और इसका ये जो विस्तार किया गया, ये विस्तार किया गया 1966 में। कब किया गया? 1966 में। तो आप क्या याद रखेंगे? 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी, और 1966 में इसका विस्तार कर दिया गया। और क्या क्या कह दिया गया? इसका नाम होगा क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? कला संस्कृति को बढ़ावा देना। फिर इसको जिला और मंडल स्तर पे इसका विस्तार किया गया। 1966 में इसका नाम एक नया विभाग बना दिया गया, इसका विस्तार किया गया, इसकी कई सारी शाखाएं खोली गई। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र। तो पहले आपका क्षेत्रीय इस संस्कृत विभाग से परिचय होना बहुत ही आवश्यक था, तभी आप जान पाएंगे। कुल मिला के आप क्या जानेंगे कि यही जो संस्कृति विभाग है, यही हमारे उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसका संवर्धन, पोषण और इसके बहुत सारे आयोजन करना सब किसका काम है? संस्कृति विभाग का काम है। इस क्रम में देखेंगे हम जो कुछ विभाग हमारे यहाँ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनकी जानकारी हम अनुसार लेंगे। पहला हमारे यहाँ एक संस्थान है, उसका नाम है भातखंडे संगीत संस्थान। क्या नाम है? भातखंडे संगीत संस्थान। कहाँ है ये? लखनऊ में है। कहाँ है ये? लखनऊ में है। ध्यान देंगे, भातखंडे संगीत संस्थान जो था ये किसके प्रयास से खोला गया था? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि किसके प्रयास से भारतीय भातखंडे संगीत संस्थान खुला था? तो आप कहेंगे विष्णु नारायण भातखंडे। क्या नाम था इसका? इनका विष्णु नारायण भातखंडे। एक हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध आदमी थे, उनका नाम था विष्णु नारायण भातखंडे। उन्हीं के प्रयासों से एक संस्थान खुला। कौन सा? भातखंडे संगीत संस्थान। इसका हम पूरा इतिहास जानेंगे। बहुत भारी मात्रा में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आइए हम इसका इतिहास समझते हैं, कैसे इस संस्थान की स्थापना हुई। तो 15 जुलाई 1926 को हमारे उत्तर प्रदेश में मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम, क्या नाम था? मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की स्थापना हुई। कब हुई? 1926 में। फिर
1960 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया। 1960 में इसका नाम परिवर्तन करके भातखंडे जी के सम्मान में क्या रख दिया गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। क्या रख दिया गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। फिर ये संस्थान धीरे धीरे काम करता रहा। देखिए 1960 हो गया और 1957 के बाद से संस्कृति विभाग ने काम करना शुरू कर दिया था। तो 1966 में संस्कृति विभाग ने इस भातखंडे हिंदी संगीत महाविद्यालय का अधिग्रहण कर लिया, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, भातखंडे संगीत संस्थान। और ये कहाँ पे है, लखनऊ में। ये इसका पूरा इतिहास था। फिर एक बार मैं आपको रिकैप करवाता हूँ। हमारे यहाँ 1926 में मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम की स्थापना हुई। किसके प्रयास से हुआ था ये हुआ था विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से। फिर क्या हुआ, 1960 में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। फिर जो संस्कृति विभाग था उसने इस कॉलेज को, इस विद्यालय का अधिग्रहण अपने अंडर कर लिया, अपने अंडर में ले लिया और इसका नाम रख दिया भातखंडे संगीत संस्थान। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे पहला संस्थान जो संस्कृति यानी जो गायन और कला के लिहाज से खोला गया वो कौन था, भातखंडे संगीत संस्थान। परीक्षा में आएगा उत्तर प्रदेश का पहला संस्थान कौन सा है जिसने संगीत के क्षेत्र में काम किया, कला के क्षेत्र में काम किया, आप क्या कहेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान। दूसरा, राज्य ललित कला अकादमी। दूसरा क्या नाम है, राज्य ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को होती है। कब होती है, 8 फरवरी 1962 को। कहाँ है ये, लखनऊ में है। और किसके अंडर में ये काम करता है, तो संस्कृति विभाग के अंडर में ये काम करता है। जिसके अंडर में काम करता है, संस्कृति विभाग के। ध्यान देंगे यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, स्वायत्त शासी वित्त पोषित संस्था है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो संचालन है, इसको जो पैसे की उपलब्धता करवाता है वो कौन करवाता है, संस्कृति विभाग। लेकिन यह स्वायत्त शासी है, ये अपना काम खुद देखता है, इसका अपना काम है। तो क्या रखेंगे, 1962 में स्थापना हुई, कहाँ, लखनऊ में। किसके अंडर में काम करता है, संस्कृति विभाग के। यह स्वायत्त शासी और वित्त पोषित संस्थान है। तीसरा, भारतेंदु नाट्य अकादमी। कब स्थापना हुई, 1975 में। कहाँ हुई, लखनऊ में। किसके अंडर में काम करता है, तो संस्कृति विभाग के अंडर में काम करता है और यह भी एक स्वायत्त शासी और वित्त पोषित संस्था है। चौथा देखेंगे, राष्ट्रीय कथक संस्थान। कल के वीडियो में भी मैंने इसका नाम लिया था, ध्यान देंगे। राष्ट्रीय कथक संस्थान, स्थापना इसकी कब होती है, 1988-89 में। कब होती है, 88-89 में। कहाँ पे, लखनऊ में। और 2010 से ये जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है यह जो है संबद्ध हो गया है। क्या हो गया है, संबद्ध हो गया है। किससे, लखनऊ विश्वविद्यालय से। इससे लखनऊ विश्वविद्यालय से। और अब यह कथक में डिग्री देता है। किसमें डिग्री देता है, कथक की डिग्री देता है। ध्यान देंगे, जो राष्ट्रीय कथक संस्थान था इसकी स्थापना कब हुई, 88-89 में। कहाँ हुई, लखनऊ में। लेकिन 2010 से यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से ज्वाइंट हो गया है, संबद्ध हो गया है और एक कथक में स्नातक की अब क्या देता है, डिग्री देता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। क्या, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। कहाँ है ये, इसकी स्थापना कब हुई, 13 नवंबर 1963 को। कहाँ है ये, लखनऊ में है। और इसका काम क्या है, इसका काम है प्रचार प्रसार करना। किसका, संगीत और नाटक कला का प्रचार प्रसार करना। अगला है उत्तर प्रदेश जैन विधा सोन संस्थान। जैन मतलब जैन धर्म। ये कहाँ, ये कब स्थापना हुई, 1990 में। कहाँ हुई, लखनऊ में। और इसका काम क्या है, जैन विधाओं का पोषण करना। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म की जो कलाएं हैं, जो उनकी क्या कहते हैं विधियां हैं, उसका क्या करता है, पोषण करता है, परिरक्षण करता है, प्रचार प्रसार करता है। जिसके देश में इसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी किसकी है, उत्तर प्रदेश जैन शोध केंद्र की। फिर है जनजाति व लोक कला संस्कृति संस्थान। ये कब स्थापना हुई, 1996 में। कहाँ हुई इसकी स्थापना, लखनऊ में। इसका काम क्या है, कला का पोषण करना। यानी जनजातियों का जो लोक नृत्य है, जो उनकी गायन कला है, यानी जनजातियों की जो कला होती है, उनका जो गाने का, नाचने का, बोलने की जो कला होती है, उसका क्या करता है, ये रक्षण करता है, उसको पोषण करता है, उसका प्रचार करता है, उसका प्रसार करता है। ध्यान देंगे। अगला क्या है, अयोध्या शोध संस्थान।
यही आपको याद रखना है। अयोध्या शोध संस्थान, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 18 अगस्त 1986 को। कहाँ हुई थी? अयोध्या में हुई थी। इसका काम क्या है? अवध कला का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। स्पेशली जो भगवान राम और तुलसीदास, भगवान राम और तुलसीदास से रिलेटेड जो कलाएं हैं, जो विधाएं हैं, जो लेख हैं, जो कृतियां हैं, उनका प्रचार प्रसार और उनका पोषण करता है। और ये कहाँ है? अयोध्या में है। तो ध्यान देंगे, एक मैं टॉप ट्रिक बताता हूँ। जितने भी संगीत संस्थान मैंने आपको बताए, सारे के सारे कहाँ हैं? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में है। एक अयोध्या शोध संस्थान कहाँ है? ये जाहिर सी बात, इसमें अयोध्या लगा है, ये कहाँ होगा? अयोध्या में होगा। अयोध्या भगवान राम की भूमि है। इसका काम क्या है? अवध कला का, यानी भगवान राम और तुलसीदास से रिलेटेड जो कला है उसका क्या करता है? ये उसका जो है प्रचार प्रसार करता है। ध्यान देंगे, जो विषय राज्य ललित परीक्षा में आएगा, राज्य ललित कला अकादमी का उद्देश्य क्या है? आप क्या कहेंगे? इसका उद्देश्य है ललित कलाओं का प्रचार प्रसार करना। भारतीय नाट्य अकादमी का उद्देश्य क्या है? नाट्य कला का प्रचार प्रसार करना। कथक संस्थान का उद्देश्य क्या है? कथक को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। संगीत नाटक अकादमी का उद्देश्य क्या है? संगीत और नाटक का प्रचार प्रसार करना। जैन विधा का प्रचार प्रसार करना और इसका जनजातियों का प्रचार प्रसार करना। तो ये पूरा आप याद रखेंगे। खास तौर पर इसमें क्या याद रखेंगे आप? ये सारे कहाँ है? लखनऊ में है। और जो अयोध्या वाला है वो कहाँ पे है? अयोध्या में है। उसका काम क्या है? भगवान राम और तुलसीदास से रिलेटेड जो चीज़ें उसको क्या करता है? प्रचार और प्रसार करता है। अब हम देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में स्पेशली कुछ लोकगीत गाए जाते हैं एरिया विशेष में। आप जिस एरिया में होंगे आपको पता होगा, उस एरिया में एक विशेष लोकगीत गाए। हर एरिया का एक लोकगीत होता है। वो कौन से एरिया में कौन सा लोकगीत फेमस है, ये परीक्षाओं में बहुतायत बार पूछा जाता है। ये मैं आपको बताऊँगा, देखेंगे आप मेरे साथ में। एक लोकगीत है बिरहा। मैं आप लोगों के लिए एक मैप बना देता हूँ, तो मैं आपको वो जो एरिया है उसको मैं आपको बताता चलूँगा। मैप से चीज़ें ज़्यादा दिमाग में और आसानी से आ जाती हैं। ध्यान देंगे, एक है बिरहा और ये कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। ध्यान देंगे, ये यूपी का प्रमुख लोकगीत है। यूपी का प्रमुख लोकगीत है। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख लोकगीत कौन सा है? बिरहा, कजरी, सोहर, कव्वाली। आप टिक क्या मारेंगे? बिरहा। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत क्या है? बिरहा है। कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। पूर्वांचल मतलब ये वाली, इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पूर्वांचल बोलते हैं। इसमें जौनपुर, आजमगढ़ ये सब आता है। दूसरा कजरी, कौन सा? कजरी कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर में। कहाँ गाया जाता है? कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर इस एरिया में आता है। कहाँ गाया जाता है? ये मिर्जापुर में। ध्यान देंगे, मिर्जापुर में गाया जाता है, लेकिन ये कब गाया जाता है? ये जो है विंध्यवासिनी देवी है, वहाँ पे एक मंदिर है विंध्यवासिनी देवी का, तो विंध्यवासिनी देवी के पर्व के उपलक्ष्य में, उनके जन्म के उपलक्ष्य में गाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में? विंध्यवासिनी देवी के, विंध्यवासिनी देवी पूजा। जब विंध्यवासिनी देवी की पूजा की जाती है तब इसको गाया जाता है। तीसरा है सोहर। सोहर कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में और अवध में। अवध वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया, इसको अवध बोलते हैं। अवध मतलब होता है फैजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, ये वाली पूरी बेल्ट क्या कहलाती है? अवध कहलाती है। तो अवध में और पूर्वांचल में सोहर गाया जाता है। कव्वाली अवध में गाई जाती है। आल्हा बुंदेलखंड में गाया जाता है। आल्हा और उदल दो सिपाही थे। बुंदेलखंड के किसी भी लोग से आप पूछेंगे, वरन उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति से आप पूछेंगे, वो आपको आल्हा जरूर बताएगा। आल्हा की खास बात क्या है? ध्यान देंगे, यह वीर रस में गाया जाता है। किस रस में? वीर रस में गाया जाता है। मतलब ये शरीर में, अगर आप सुस्त भी बैठे हैं, कोई आपके सामने आल्हा गा देगा तो आपके शरीर फड़कने लगेगा, अचानक ऊर्जा आ जाएगी आपके शरीर में। तो आल्हा बुंदेलखंड, बुंदेलखंड इसको बोलते हैं। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। इसमें झांसी, महोबा ये सभी आते हैं, ये गाया जाता है। ध्यान देंगे, एक है झूला, लंगुरिया, होरी, फाग और रसिया, ये सभी लोकगीत हैं। झूला, लंगुरिया, होरी, फाग और रसिया, ये सब कहाँ गाए जाते हैं? ब्रज में गाए जाते हैं। ब्रज कहाँ है? ब्रज यहाँ होता है। ब्रज का मतलब होता है मथुरा के आसपास का इलाका। और आप ध्यान देंगे, ये पूरा भगवान कृष्ण से है रिलेटेड। और जब भी होली आती है आप देखते होंगे ब्रज की होली बहुत फेमस है। तो होरी मतलब होली,
फाग मतलब होली, रसिया मतलब होली का एक वो है, लंगुरिया और झूला, ये सारे कहाँ के हैं? ब्रज के लोकगीत हैं, ब्रज में बहुत फेमस है। अगला है लावड़ी, ये कहाँ का है? रुहेलखंड में। रुहेलखंड ये वाला एरिया रुहेलखंड कहलाता है, ऊपर वाला। तो रुहेलखंड एरिया में क्या? लावड़ी नृत्य गाया जाता है। रागनी व ढोला दो हैं लोकगीत, कौन कौन से? रागनी व ढोला, ये कहाँ गाए जाते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मतलब इस पूरे एरिया में, इस पूरे एरिया में क्या गाए जाते हैं? रागनी व ढोला। अगर पूरन भाग, ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। खास बात क्या है? ये साधुओं द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? साधुओं द्वारा। जो साधु होते हैं वो जो है इस पूरन भाग नामक जो गायन है इसको गाते हैं। अगला है नकटा। नकटा कहाँ जाता है? अवध में। अवध वाला एरिया कौन सा है? मैंने कहा था फैजाबाद और क्या है ये उसके आसपास वाला बेल्ट क्या कहलाता है? वो कहलाता है अवध। तो ध्यान देंगे, इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि हमारे यहाँ गायन कैसा कैसा है, लोकगीत कैसे कैसे हैं। कुछ संस्थान मैंने आपको बताए, महत्वपूर्ण संस्थान कौन कौन से हैं। पहला ये वाला महत्वपूर्ण है भातखंडे संगीत संस्थान, इसके एक एक पॉइंट याद रखना है, कब स्थापना हुई। दूसरा आपको ये याद रखना है राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय संबंध हो गया है। उसके बाद आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये अयोध्या वाला याद रखना है। और ये जितने गायन है इसमें से बिरहा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कजरी, कव्वाली और रागनी व ढोला और पूरन भाग, ये इतने याद रखना। ध्यान देंगे, एक गायन है ढोला, वो उत्तर प्रदेश का है। एक गायन है ढोला मारू, वो राजस्थान का होता है। दोनों में अंतर स्पष्ट किए रहेंगे, ढोला उत्तर प्रदेश में, ढोला मारू राजस्थान में। तो ये मैंने आपका परिचय करवाया किससे? अपने यहाँ होने वाले विभिन्न प्रकार की गायन संगीत गायन की कलाओं से। देखेंगे इसी क्रम में मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे यहाँ जो भरत मुनि थे, कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि ने एक रचना की जिसको बोलते हैं नाट्य शास्त्र। क्या बोलते हैं? नाट्य शास्त्र। ये जो नाट्य शास्त्र है किसने लिखा है? भरत मुनि ने। किसने लिखा है? भरत मुनि ने। इसे बोलते हैं संगीत का बाइबल। क्या बोलते हैं? संगीत का बाइबल। बाइबल क्या है? बाइबल जो है ईसाइयों की पवित्र पुस्तक है। ठीक वैसे जो लोग संगीत पढ़ते हैं उनके लिए नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने। ये संगीत पवित्र पुस्तक है। दूसरा प्रश्न पूछा था कि भारतीय संगीत का जन्म किससे हुआ है? तो आप कहेंगे भारतीय संगीत का जन्म हुआ है सामवेद से। किससे जन्म हुआ है? सामवेद से। सामवेद। तो दो प्रश्न आप अलग से याद रखेंगे। किससे? नाट्य शास्त्र की रचना जिसने की है भरत मुनि ने, इसको क्या कहा जाता है? संगीत का बाइबल कहा जाता है। और दूसरा भारतीय संगीत का जनक कौन है, कहाँ से संगीत का जन्म होता है? तो वो होता है सामवेद से। तो इस क्रम में ये मेरी आज की दूसरी क्लास थी। इस वीडियो को आप लोग लगातार देखिए, इसके सारे पॉइंट याद रखिए। ये दो क्वेश्चन कल मैं इस क्रम में तीसरी क्लास लेके आऊँगा, आपको मेले और पर्व पढ़ाऊँगा। साथ ही मैं आपको अपने यहाँ के बहुत ही फेमस अमीर खुसरो जी से परिचय करवाऊँगा। उन्होंने तबला आदि की खोज की थी, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कल की कक्षा में मैं फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।